Hello everyone, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो ऑक्सिलरी कहलाता है, जिसे मॉडल्स वर्ड कहा जाता है। ये वर्ब का एक फॉर्मेट है। इसके पहले इसका जो प्राइमरी ऑक्सिलरी था इज़ एम आर वाज वर का, वो पढ़ चुके हैं। और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी के सेक्शन में हैज़, हैव एंड हैड आता है, इसका यूजेस भी देख चुके हैं। ट्रांसलेशन की सीरीज़ है, उसी सीरीज़ में आज मॉडल वर्ड्स का यूज करना, उसके वर्ब का यूज़ करने का तरीका और किस जगह पर उसका क्या अर्थ होता है, इसको हम लोग आज समझेंगे। तो पेन पेपर लेके बैठ जाएं स्टडी मोड में, और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा नोट करने वाला होगा आपके पास, तो आप उसे नोट्स बनाते चलें, साथ साथ नोट कर लें अपने पास में। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा जिस भी पॉइंट पे। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप ये समझें कि सबसे पहले कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं और ये मॉडल वर्ब इन्हें क्यों कह रहे हैं हम लोग। एक्चुअली में मॉडल वर्ब को हम लोग कंडीशनल वर्ड्स भी कहते हैं, और ये कंडीशनल वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जगह के अनुसार इसका अर्थ बदल जाता है और भाव भी बदल जाता है। बेसिकली इन्हें ऑक्सिलरी कहा जाता है। ऑक्सिलरी जो होती हैं दो तरह की को होती हैं। एक को हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज इतने आते हैं। ये सारे के हिस्से जितने मैंने बोला है ये सभी प्राइमरी ऑक्सिलरी में आता है। जब बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी की, जिसे यहाँ मॉडल वर्ब भी कहा जा रहा है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसे आप अपने पास नोट करते चलें। मैं बोल दे रहा हूँ, सारी चीज़ें आप लिस्टिंग करेंगे। जो भी पॉइंट्स आपको लगेगा कन्फ्यूज़न वाला, आप कमेंट के थ्रू मुझे उससे उस क्वेश्चन को पूछें ज़रूर। तो जो मॉडल वर्ड्स होते हैं या जिन्हें मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है, कैन होता है, कुड है, इसका पास्ट फॉर्म में होता है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड। उसके बाद पास्ट में ही आता है माइट, भी एक वर्ड यूज होता है। फिर ऑट, ओ यू जी एच टी जिसे हम बोलते हैं, ऑट आता है। नीड होता है, मस्ट है, और यूज्ड टू। ये सारे मॉडल वर्ड्स कहलाते हैं, मॉडल वर्ब कहलाते हैं। अब ये सभी वर्ड्स जो हैं इनमें से कुछ सिमिलर होते हैं, कुछ के जो मीनिंग हैं आपको एक जैसे दिखाई देंगे, जिसका अर्थ कहीं कहीं पे एक जैसा दिखाई देगा, बट उसके यूज़ के अकॉर्डिंग ही हम उसे यूज़ करते हैं, और जगह जगह पर ये अपना अर्थ कहीं कहीं बदलता भी रहता है। तो वन बाय वन सभी चीज़ों को समझेंगे। इस टॉपिक से दो चीज़ें हम लोग आज क्लियर करेंगे। पहला ये कि इसे हम लोग सेंटेंस में सिंटेक्स के लेवल ऑफ जब से देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर कैसे यूज़ होता है ये। दूसरा, ट्रांसलेशन में अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसलेशन के साथ इसे यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन में हमें कब इसे इसका प्रयोग करना है और किस जगह पर इसका यूज़ करना है। इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म फॉलो की जाएगी और किस तरह से किस जगह पर ये प्लेस किया जाएगा, इसको समझेंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले कैन वर्ड के बारे में समझते हैं। कैन का हिंदी अर्थ होता है सका। स का, जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं ये ना कर सका, तुम ये कर सकते हो, इस टाइप की जब भी बात कहते हैं, तो जो सामर्थ्य की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, उसे हम लोग हिंदी में सका कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इसी को हम लोग कैन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैन के लिए आपको दो वर्ड मिलने वाले हैं। एक में, यह भी हमारे सामर्थ्य को प्रकट करता है, और एक होता है कैन, यह भी हमारे सामर्थ्य को प्रकट करता है, यानी हमारी ताकत को प्रकट करता है। इन दोनों वर्ड्स में जगह के अनुसार दोनों चीज़ों का प्रयोग अलग अलग होता है। जब कैन का यूज़ करते हैं तो कैन का कैसे यूज़ करना है, इस तरह को पहले समझिए, फिर उसके बाद इसका कंपैरिजन मैं मे के साथ भी बताता हूँ कि कहाँ पे मे करना है, कहाँ पे कैन करना है। सबसे पहले कैन। कैन जैसे यूज़ कर रहे हैं तो देखिए एक सेंटेंस लिखा है कि वह अपना काम पूरा कर सकता है। अब सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस में हम लोग लिखेंगे ही कैन कंप्लीट हिज वर्क। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको साथ साथ समझनी है। पहला, कैन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल किसी भी प्रकार के वर्ब के साथ यूज होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ही दिया है, तो ही के साथ में जो है कैन का यूज़ किया जा सकता है। यानी सिंगुलर और प्लूरल कैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग कैन का यूज़ करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कैन के तुरंत बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात को ध्यान रखना है। कैन के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तुरंत बाद कहने का मतलब यह है कि कैन और वर्ब की फॉर्म के बीच में कोई और वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई और वर्ड है तो डिपेंड करता है कि वो वर्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब की फॉर्म फिल की जाएगी। सपोज कर लीजिए कि कैन के बाद में अगर कहीं पे हैव दिया हुआ है तो वहाँ पर अब कंप्लीट नहीं कंप्लीटेड लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई और वहाँ पे कोई वर्ड मिक्स हो जाता है बीच में आके, तो उस जगह पर उस पर डिपेंड करता है कि कंप्लीटेड या जो भी वर्ब की फॉर्म आएगी वो कौन सी होगी।
तो तुरंत बाद जब भी बात कहेंगे, यानी इनके बीच में जब कुछ नहीं है, तो कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो की जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद सिंपली सेंटेंस में हम कह देते हैं नहीं कर सका, तो ही कैन कंप्लीट, यहाँ पे पूरा करने की बात करें तो ही कैन कंप्लीट हिज वर्क, वह अपना काम पूरा कर सकता है। तो इस बात के सामर्थ्य को हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए कैन से हम इसको लिख देंगे। चलिए अब एक चीज़ को यहीं पर समझ लेते हैं कि अगर आपको मे यूज़ करने को कह दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होगा और कब आप इसको करेंगे। तो कैन और मे में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में हिंदी अर्थ जो होता है एक सा ही होता है, सका, लेकिन यहाँ पर सामर्थ्य का अंतर है। कैसे, उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। हो सके तो इसे नोट कर लें आप लोग, कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप रिवाइज कर सकेंगे इससे अच्छे से। कैन जब भी हम यूज़ करते हैं तो कैन का मतलब होता है हमारी ताकत, हमारी सामर्थ्य। आप इसे यूँ समझिए कि आपको एक कोई बड़ा सा बैग उठाना है जो वज़नदार है, आपके वज़न के बराबर है। बात को ध्यान से समझिएगा कि आपको कोई बड़ा सा भारी सा बैग उठाना है और बैग आपके वज़न के बराबर है या आपके सामर्थ्य के अनुसार है। अगर आप के अंदर इतनी ताकत है, आपको विश्वास है कि आप उस बैग को उठा सकते हैं, तो आप ये कहेंगे कि आई कैन लिफ्ट द बैग, यानी आपके अंदर ताकत है, आप उस बैग को उठा सकते हैं। आप इस बात पे कोई संदेह नहीं है आपको, मतलब बिल्कुल जरा सा भी शक नहीं है, उस बैग को आप उठा सकते हैं, आपके अंदर ताकत है, आपको विश्वास है इस चीज़ का। दूसरी चीज़, अब अगर वही बैग आपको ये लगता है कि शायद आप उठा पाओ या नहीं उठा पाओ, मतलब आपको लग रहा है कि हो सकता है कि मैं उठाने की कोशिश तो करूं बट वो नहीं उठेगा, संदेह है, और मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है आप ना भी उठा पाएँ, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको अपनी ताकत पे भरोसा नहीं हो रह जाता, या आपको ऐसा लगता है कि वो काम शायद आप कर सकते हैं, शायद यानी अनसर्टेन कंडीशन है, तब उस जगह पे कैन नहीं, आप वहाँ पे मे बोलोगे। तो आप सेंटेंस बोलोगे आई मे लिफ्ट दिस बैग, यानी मैं इसको उठा सकता हूँ। तो जब आप ये सेंटेंस बोलोगे आई मे लिफ्ट दिस बैग, तो यहाँ पे दो चीज़ें और आपके इस सेंटेंस में मिक्स हो जाएंगी। पहला, आप शक में हैं, यानी आपको संदेह है कि आप उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। सामर्थ्य, आप अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है, या हो सकता है कि बैग ज़्यादा भारी है इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरा यह है कि बैग जिसका है उसकी अनुमति पे डिपेंड करता है कि मैं इसे उठा सकता हूँ कि नहीं। अगर मतलब सामने वाला परमिशन देगा तो आप उठा सकते हो, नहीं तो नहीं उठा सकते हो। लेकिन कैन ज़बरदस्ती वाली बात को कहता है। आप जब बोलोगे आई कैन लिफ्ट द बैग, तो मतलब ये है कि ना तो आपको परमिशन चाहिए और ना ही आपको अपने ताकत पे संदेह है, आप उस काम को कर सकते हैं। तो कैन हमारी बेसिकली जो चीज़ें हैं ताकत, उस चीज़ को ये क्लेरिफाई करता है कि हम उसको कर सकते हैं, हमें वहाँ पे ना तो किसी की जो है सपोर्ट की आवश्यकता है, ना किसी के परमिशन की ज़रूरत है, ना हमें शक है उस काम पर करने के लिए। तो कैन अपनी ताकत और अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए प्रयोग होता है। और मे का प्रयोग होता है कहीं पर किसी से रिक्वेस्ट के लिए, यानी किसी की परमिशन मिलेगी तब आप वो काम करोगे, और या फिर आपको संदेह है उस काम करने पर, शायद की कंडीशन बन रही है, तब आप मे का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो अगर ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनाया जाए कि ही मे कंप्लीट हिज वर्क, तो इसका मतलब ये हो गया कि वह अपना काम पूरा कर सकता है, मगर इस पर संदेह है, वो काम अपना पूरा कर सकता है, यानी श्योर नहीं है ये बात, तो मे का यूज़, और अगर श्योर है तो कैन का यूज़। तो ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रधानाचार्य तुम्हारी छुट्टी स्वीकृत कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज जो है किताबी है, तो उस चीज़ को समझते हुए चलेंगे कि लिखा है प्रधानाचार्य तुम्हारी छुट्टी को स्वीकृत कर सकते हैं, ये भी कहा जाता है। साधारण तौर पे शिष्टाचार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उस तरह से सेंटेंस बोलेंगे। तो सेंटेंस होगा प्रधानाचार्य तुम्हारी छुट्टी को स्वीकृत कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर डिपेंड करती है उनके सामर्थ्य पर, उनके अधिकार पर, उनकी क्षमता पर। अब उनके पास ये अधिकार है कि वो इस छुट्टी को स्वीकृत कर सकते हैं, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अपना कोई अधिकार नहीं है उस जगह पर, उस पद पे बैठा हुआ, तो वहाँ पे मे कह सकते हैं, यानी संभावना ना के बराबर की हो तो मे यूज़ करिए, और नहीं तो कैन। तो सेंटेंस सिंपली बन जाएगा, प्रधानाचार्य के लिए आप कह सकते हैं द प्रिंसिपल, उसके बाद में कैन का यूज़ करके ग्रांट योर लीव, ग्रांट यू लीव, तुम्हें छुट्टी दे सकते हैं, इस प्रकार का यहाँ पे कथन है। तो इस तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस अब इसी तरह से होता है कि किसी को अगर हम कोई फोर्सफुली आदेश देते हैं, फोर्सफुली मतलब जबरन, जिसे कहा जाए कि जिसको मतलब एक किसी एटीट्यूड में कहा जाए कि यू कैन गेट आउट, या यू कैन गो आउट, बाहर जा सकते हैं आप, इस तरीके से। या फिर यू कैन सिट हेयर, किसी से कहा जाए कि तुम यहाँ बैठ सकते हो, हम अपने अधिकार क्षेत्र में उसको लेते हुए कह रहे हैं ये बात।
तो कैन का प्रयोग भी यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही कि जब हम किसी अधिकार के आधार पर कोई बात कह रहे हैं, हमारे पास वो अधिकार है कहने का, तो उस कंडीशन में हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। जैसे किसी को अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं, यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो, मतलब तुम आपकी तरफ से परमिशन हो गई सामने वाले के लिए, तो वहाँ पर कैन का यूज़ किया जा सकता है। तो सेंटेंस पढ़ने में आपको ये चीज़ लगनी चाहिए कि ऐसा कुछ है। यानी सबसे पहली चीज़, आप किसी भी सेंटेंस जो भी दिया रहेगा उसके भाव को समझेंगे, उसमें वास्तविक तौर पे क्या बात कही जा रही है इस चीज़ को समझेंगे, तभी आपको क्लियर होगा कि वहाँ पे सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करना है। तो यहाँ भी इसका भाव यह है कि ये कह रहा है तुम बाहर जा सकते हो, मतलब मेरी तरफ से अनुमति है, बाकी तुम जाओ या ना जाओ दैट्स डिपेंड अपॉन यू। तो यहाँ पर इस चीज़ को दर्शाने के लिए कैन का यूज़ किया गया कि यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो, इस प्रकार से बात कही गई। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से है कि तुम 1 घंटे सो सकते हो। यहाँ पर भी देखिए अनुमति दे दी गई है, यानी मेरे पास अगर कोई अधिकार है और मैंने किसी से कहा कि तुम ये काम कर सकते हो, तो हम वहाँ पे यू कैन कहेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि वो उसकी मर्जी पे डिपेंड है, यू मे लीव द क्लास, तुम क्लास छोड़ सकते हो, मतलब अगर तुम चाहो तो, नहीं चाहो तो तुम बैठ सकते हो। लेकिन अगर क्लास का अधिकार मेरे पास है तो हम मे का यूज़ ही नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे हम कहेंगे यू कैन लीव, तुम जा सकते हो, इस तरह से। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है बिल्कुल कि यू कैन स्लीप फॉर एन आवर, कि तुम 1 घंटे सो सकते हो, इसका अधिकार हम दे रहे हैं, यानी अपनी तरफ से एक अनुमति दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज़ किया जा सकता है आज्ञा देने के लिए। जब कोई काम हमें किसी से मना करना होता है और वो भी किसी ऑर्डर के लहजे में, तब भी हम कैन का यूज़ कहते हैं। ऑर्डर के लहजे में मतलब कि हमें किसी पर कमांड दिखाना है, ऑर्डर देते हुए कोई बात मना करनी है, तो वहाँ पे हम कैन और नॉट लगाएंगे। तो वहाँ पर मे नॉट का यूज़ नहीं करना है जब हम ऑर्डर दे रहे होंगे। जैसे तुम मेरी किताब नहीं पढ़ सकते, तो इस तरह से हम यहाँ सेंटेंस कह सकते हैं कि यू कैन नॉट रीड माई बुक, कि तुम मेरी किताब नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपका कुछ सामान रखा है और कोई उसे छू रहा है, तो आप यहाँ कह सकते हो कि यू कैन नॉट टच माई ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप वहाँ पे ऑर्डर देते हुए कोई बात अगर किसी को कहते हो तो कैन का यूज़ करना है, और कैन के बाद नॉट लगेगा, लेकिन उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरह से कैन का यूज़ हम जब कभी भी यहाँ पर किसी के लिए संभावना प्रकट करते हैं, ऐसी कोई संभावना, जैसे कोई एक अजम्पशन है, एक उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, मतलब एक हम मन में ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके की कोई चीज़ को कहने के लिए, जैसे अगर वह चाहती है तुम्हें किताब दे सकती है, अगर वह चाहती है तो तुम्हें किताब दे सकती, मतलब उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कोई चीज़, और हम ये किसी को बताना चाह रहे हैं कि ऐसी संभावना है, तो उसके पास अगर अधिकार है, हम ये कहना चाहें कि उसके पास अपनी किताब है, वो अपने अधिकार से तुम्हें किताब दे सकती है, तभी हम कैन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे मे भी हो सकता है, मे तब हो सकता है जब इस कंडीशन में हो कि उसके पास जो किताब है वो उसके अधिकार में नहीं है, मतलब उसकी खुद की किताब नहीं है, उसे भी किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मे का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यदि किताब उसकी है, उसके पास अधिकार है उसे किताब को देने का, तो वहाँ पर कैन का यूज़ किया जा सकता है। तो सेंटेंस को इस तरह से बन जाएगा कि शी कैन लेंड, लेंड का मतलब होता है उधार देना कोई चीज़ को, किसी के लिए प्रयोग के लिए कोई चीज़ को देना। यू अ बुक इफ़ शी लाइक्स, यदि उसे पसंद है तो तुम्हें वो किताब दे सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग कैन का यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन में। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि कैन के साथ में आपको कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना है और कैन के साथ कौन सा वर्ब लगाना है। अब देखिए कैन का ही एक फॉर्मेट है जिसको हम लोग कुड कहते हैं, और कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस है, और पास्ट की ये सेकंड फॉर्म होती है। हर एक वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, सभी को पता होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो कुड है वो कैन की सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी इसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि कैन की कोई थर्ड फॉर्म अलग से नहीं होती है, कुड को भी हम थर्ड फॉर्म में ही कंसिडर करते हैं। हालांकि कुड का जो है यूज़ कोई थर्ड फॉर्म में नहीं होता है, बेसिकली हम लोग सेकंड फॉर्म तक ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये सेकंड फॉर्म कही जाएगी। अब यहाँ पे जब भी हम कुड का यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे कि हमें ऐसे सेंटेंस में लगेगा कि वो कोई काम कर सकता है या कर सकता था, बट उसने किया नहीं उसको, या जब हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो किया नहीं, और कर सकता है ये बताएंगे कि उसके अंदर वो सामर्थ्य है, बट पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट की बात को सोचते हुए, पीछे की बात सोचते हुए हम ये बात कहेंगे। जैसे हम कहना चाहें कि वह 2 भाषाएं बोल सकता था, तो बोल सकता था मतलब अगर हम किसी की बात को याद दिला रहे हैं किसी को, तो हम कह रहे हैं कि वह बोल सकता था, तो वहाँ पे हम कैन नहीं कहेंगे, वहाँ पे पास्ट में कहेंगे ही कुड स्पीक 2 लैंग्वेजेस। अब वैसे भी सेंटेंस में आप अगर पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट पढ़े हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में पता होना चाहिए
कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। इस फॉर्मेट को हमें यूज़ करना होता है। और पास्ट इंडेफिनिट तब होता है जब सिंपल सेंटेंस हो, लास्ट में था दिया गया हो, इससे हम लोग पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस जो दिया हुआ कि वह 2 भाषाएं बोल सकता था, तो अभी की तो बात है नहीं, प्रेजेंट की तो है नहीं, ये पीछे की बात कर रहे हैं, यानी अभी के समय के पहले की। तो अभी के समय के पहले की है, तो मतलब ये सेंटेंस पास्ट में है। बट इससे हम समझ सकते हैं कि आदत जैसा दिख रहा है, तो ये हम पास्ट का इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई, पहला तो ये पास्ट है, दूसरा इंडेफिनिट है। उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ही कुड, तो कैन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कुड। तो ही कुड स्पीक 2 लैंग्वेजेस, कि वह 2 भाषाएं बोल सकता है। लेकिन यहाँ जो सेंटेंस आप देख रहे हो, इस सेंटेंस में ये एक मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया जा रहा है। तो मॉडल ऑक्सिलरी को आपको पास्ट में यूज करते हुए सेंटेंस लिखना है, जिसमें आप मॉडल को तो सेकंड फॉर्म में लिख दोगे, बट उसके साथ यूज होने वाला जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा यहाँ पर भी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरह से सेंटेंस होगा कि ही कुड स्पीक 2 लैंग्वेजेस, वो 2 भाषाएं बोल सकता है था। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा भाई गत मास कोई भी रुपया नहीं भेज सका। गत मास का मतलब पिछले महीने, गत मास मतलब पिछले महीने, लास्ट मंथ। तो यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है कि मेरा भाई जो है पिछले महीने कोई भी रुपया भेज नहीं सका। तो यहाँ पे नेगेटिव बात कह रहे हैं, नहीं सका। तो इस कंडीशन में हम लोग कुड के बाद केवल नॉट यूज करते हैं, बाकी कोई खास चीज़ें नहीं है। यहाँ पे हमें ये दर्शाना है कि सका को डिफाइन किस चीज़ करना है, तो कुड से हम डिफाइन करते हैं इसको। तो लिखेंगे सेंटेंस को माई ब्रदर कुड नॉट सेंड एनी मनी लास्ट मंथ, कि मेरा भाई कोई भी पैसा जो है पिछले महीने नहीं भेज सका। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि टाइमिंग जब भी होगी, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या इस टाइप से कुछ भी हो, लास्ट वीक हो, लास्ट डेज, तो वो हमेशा आखिरी में ही आएगा भी। टाइमिंग का एक सेक्शन जो है वो लास्ट में रखा जाता है, इस चीज़ को भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे कुछ इंट्रोगेट करते हुए है कि क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, पूछा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में इस जगह पर हम लोग किसी से एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो कुड से उसको रिक्वेस्ट को भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन पूछते हुए। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, यानी पूछा भी जा रहा है और साथ ही साथ कहा भी जा रहा है, रिक्वेस्ट भी कहा जा रहा है। तो कुड यू प्लीज़ शट द डोर, कि क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, इस तरह से हम सेंटेंस को बात को कहेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आप पास्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप एक प्रश्न पूछते हुए उनसे कह रहे हैं पीछे की बात में कि आप कर सकते हैं, इस टाइप से। तो अगर आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कुड, तो यहाँ पे कैन का भी यूज़ हो सकता है, कैन यू प्लीज़ शट द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, तो कैन का भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली इस चीज़ को आप समझ लें कि कुड हम जब प्रयोग करेंगे जब यहाँ पे पास्ट में दिखाई दे, हमें बात को लगे तब। अगर है का केस आपको लग रहा है कि अभी की बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कैन यूज करेंगे। और जब बात ऐसे समय आप कर रहे हो जो पास्ट की लग रही हो आपको, यानी ये लाइव सेंटेंस है। सपोज करिए कि आप किसी जगह खड़े हैं, सामने कोई बंदा खड़ा है और आप पीछे की बात को कह रहे हैं, यानी आप उस समय थोड़ा समय, एक क्षण पहले, 2 क्षण पहले उससे बात कोई कहे थे, तो उस जगह पे आप इस सेंटेंस को यूज करते हुए कहेंगे कि कुड यू प्लीज़ शट द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, इस टाइप से। तो सेंटेंस नेक्स्ट ऐसे ही है कुछ, देखिए कि क्या आप मुझे कल मिल सकते हैं, तो कुड यू सी मी टुमारो, कि क्या आप मुझे कल मिल सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस में कहा जाएगा और कुड का प्रयोग करेंगे। इसमें देखिए वो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ को और क्लियर कर लें कि ऐसा कोई काम किया जाता है कि जो कर सकते थे मगर अभी तक किया नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। कर सकते थे बट अभी तक किया नहीं है या कर पाए नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं कुड से उसे शो करते हैं। तो इस चीज़ों में आप सेंटेंस को दोबारा से पढ़िए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी जो मैंने कहा है, कर सकते थे मगर किया नहीं, इस टाइप की चीज़ें। देखिए क्या आप डोर बंद कर सकते हैं, यानी कर सकते थे पहले ही लेकिन बंद नहीं किया, तो इसलिए हम पूछने लगे। अब फिर पूछा इसे क्या आप मुझे कल मिल सकते हैं, तो कुड यू सी मी टुमारो, क्या आप मुझे कल मिल सकते हैं, लेकिन अभी किया तो नहीं है, फ्यूचर की बात है। यहाँ पर भी सेंटेंस वैसे ही है। फिर ठीक उसी तरीके से है कि क्या मैं आपकी किताब पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पे परमिशन पूछ रहे हैं, कुड आई रीड योर बुक, कि मैं आपकी किताब क्या पढ़ सकता हूँ। एक परमिशन मांगते हुए जब बात कहेंगे तब भी हम कुड का यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ों को आप प्रैक्टिस से अच्छे से समझ सकते हैं और उस चीज़ को प्रैक्टिस करें, तभी आप समझ पाएंगे कि कोड का यूज़ हम कहाँ पे, कैसे, किस सेक्शन में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ मे का भी जैसे कि मैंने पहले बताया था इसका अर्थ सका होता है, लेकिन अब यहाँ पे संभावनाएं को प्रकट करने के लिए होता है, किसी से परमिशन लेने के लिए होता है, कहीं सामर्थ्य की क्षमता पर संदेह हो तब ऐसा होता है। तो सेंटेंस जैसे आप परमिशन मांग रहे हैं किसी से, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप ये अक्सर सेंटेंस बोलते होंगे स्कूलों में या कहीं भी ऑफिशियल जब आप जाते होंगे, मैं आई कम इन, इस तरह से कहते होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं सामने वाले व्यक्ति से परमिशन मांग रहा हूँ अंदर आने की, तो मे आई
कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी पूछ रहा हूँ मैं। तो जब हमें परमिशन लेनी है तब हम मे आई कहते हैं। अब यहीं पे देखिए कुछ लोग कैन यूज़ करते हैं, तो कैन अगर आप यूज़ करते हैं तो ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कैन आई कम इन का मतलब ये हो गया कि मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आप धमकी देते हुए उस बात को कह रहे हैं, यानी ज़बरदस्ती अंदर जा सकते हैं। लेकिन जब मैं कह रहे हैं तो मतलब रिस्पेक्टफुली आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये मैं आपके एक ऑनर को दर्शाता है, आपके एक रिस्पेक्टफुल मैनर को दर्शाता है, तो इसलिए हम मे का यूज़ यहाँ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ इसी तरह से, जब हमें कोई ऐसी संभावना दिखानी हो जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसका होना और ना होना दोनों ही, तब हमें मे का यूज़ करना होता है। जैसे वह आज आ सकता है, तो ही कैन नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे ही मे कम टुडे। अब यहाँ पर अगर आपको पता है कन्फर्म वो आ सकता है तो आप बोलोगे ही कैन कम टुडे, और अगर आपको कन्फर्म नहीं पता है तो आप बोलोगे ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है, यानी संभावना है, आपको कन्फर्म नहीं है आप इस बात के लिए। अगर कन्फर्म होंगे तो आप कैन यूज कर दीजिए वहाँ पे, ये सेंटेंस कैन से बन सकता है, उसी तरह से रहेगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, बारिश हो सकती है, तो आप इसको दर्शाने के लिए मे का यूज़ करेंगे। अब ये वाले सेंटेंस में थोड़ा सा एक चीज़ समझ लें कि इस सेंटेंस में आप कैन का यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के साथ में जब भी कोई हमें संभावना प्रकट करनी होती है तो आप हमेशा याद रखें कि प्राकृतिक घटनाओं पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं होता है, तो वहाँ पे हमें मे ही कहना होता है। इट मे रेन टुडे, इट मे जो भी और साइक्लोन वगैरह की बात करें, सुनामी वगैरह की बात करें, तो वो सब कंडीशन बन रही है तो भी आप इट मे कह के कर सकते हैं। इट मे हॉट टुडे, आज गर्मी हो सकती है, इस टाइप से कह सकते हैं, क्योंकि मौसम का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आप उसे ना तो बदल सकते हैं ना तो उसे रोक सकते हैं ऐसी कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर कैन का बिल्कुल अगर यूज करते हैं तो बिल्कुल पूरी तरह से वो गलत है। कैन तो यूज ही नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक की चीज़ों पे हम कंट्रोल रखते ही नहीं, इसलिए तो यहाँ पे आपको मे ही यूज करना है। क्लियर। नेक्स्ट कुछ ऐसे ही है, जब हमें किसी के लिए कोई आशीर्वाद देना हो, किसी के लिए भगवान से कुछ प्रार्थना करनी हो, तब भी हमें मे का यूज़ करना है। यहाँ भी आप ध्यान से देखेंगे तो यह भी कुछ वैसे ही है। आपका सामर्थ्य इसमें नहीं है, आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इस बात को जब हम कह रहे हैं तो देखिए भगवान हमारे कहने पे किसी की रक्षा नहीं करेगा, और ना ही हम भगवान के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम कैन तो कह ही नहीं सकते हैं, यहाँ पे हमें मे ही करना है। दूसरी, हम ईश्वर से कामना कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, तो जब हम किसी के लिए कामना करते हैं तो कभी भी कैन नहीं यूज़ करते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, और ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, तो हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, उस जगह पे हम लोग मे का यूज़ करते हैं कि हमारी इच्छा है ऐसी, भगवान ऐसा करे, तो ये मे का यूज़ होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें जो है लंबी आयु दे, या भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे, ब्लेस करे, इस तरीके से भला करे जिसे कहा जाता है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को कह सकते हैं। तो मे का यूज़ यहाँ पर करना होता है जब हमें किसी के लिए, किसी के प्रति भगवान से कोई अच्छी भावना मांगनी होती है तब। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसे शर्त वाले वाक्य में, सो दैट का यूज़ जब भी होता है, शर्त वाले वाक्य का मतलब ये है कि अगर ऐसा करोगे तो ये होगा, कंडीशन वाले। मतलब जब भी कभी किसी डिपेंड पे कंडीशन हो जाए, किसी ऐसे मुद्दे पर आ जाए कि जहाँ पर कंडीशनल हमें बात कहनी है निर्भर होकर किसी पे, सो दैट लगाते हुए, तो वहाँ पे हम मे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वही सिस्टम आ गया कि जहाँ पर आप इस पर संदेह है, निश्चित नहीं हुए आप कह रहे हैं कि ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट ताकि ही में पास, वह पास हो सके। अब पास हो सके यह एक संभावना है, निश्चित नहीं है कि कोई मेहनत कर रहा है तो पास ही हो जाए, इसलिए आप मे कहेंगे। यहाँ पर सेंटेंस अगर आप ये कहते हैं ही कैन पास, तो यह पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मे का यूज़ हमें किस तरह से करना है। तो आई होप कि यह सेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं माइट का यूज़। माइट का यूज़ आप किस तरह से करते हैं। माइट जो है मे का पास्ट टेंस है, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम पहले की तरह करते आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर भी सेम थिंग आपको ध्यान रखनी है दो तरीके से। कि पहला, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनने में एक कंजंक्शन बीच में ऐड किया जाता है, और कंजंक्शन ऐड होने की वजह से जो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसमें कुछ टेंस का चेंजेस किया जाता है। तो बेसिक तौर पे हम मे का यूज़ जो है पास्ट में इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि वो किसी न किसी इनडायरेक्ट में सेक्शन में अगर दिया है और उस पर वो किसी टेंस का इफेक्ट पड़ रहा है तो उस वजह से चेंज करना है। दूसरी चीज़, अर्थ इसका कुछ खास नहीं बदलता है, अर्थ वैसे ही रहता है। इंग्लिश में आप ऐसे समझ लें कि इंग्लिश
लैंग्वेज जो है वैसे ही बहुत कन्फ्यूज़न से भरी हुई है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इसमें एक्सेप्शंस होती हैं। तो कई जगह पर आप प्रैक्टिस से ही इसको अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि इंग्लिश लैंग्वेज ईजी बहुत है, समझेंगे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर कोई ऐसी टफ चीज़ें नहीं है जो आपको समझने में समय लगे। तो यहाँ माइट का यूज़ भी कुछ वैसे ही है। मे माइट का पास्ट टेंस है। माइट जब यूज़ करते हैं तो सबसे पहले किसी पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए जब हम इसे यूज करते हैं तो कुछ इस तरह से यूज करेंगे, उसने कहा कि वह कभी भी आ सकता है, तो ही सैड दैट ही माइट कम एनी टाइम। तो इस तरह सेंटेंस को हम लोग चेंज करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन का सेक्शन देख रहे हैं तो आप इसे समझ लें कैसे ट्रांसलेट किया गया है। सबसे पहले तो उसने कहा, अब जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कह रहा है उसने कहा, अभी नहीं कहा, पहले कहा होगा। आप खुद बोल के देखिए सेंटेंस को, बोलेंगे आप उसने कहा, मतलब अभी तो नहीं कहा होगा ना, पहले कहा होगा। तो आप इसे पास्ट समझ जाएं, इसी तरीके से पता लगाना है। आप लिख देंगे ही सेड। अब उसने कहा, उन लोगों ने नहीं, तो उसने एक ही के लिए कहा गया, एक ही के लिए हम लोग ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो है लड़की भी हो सकती थी, लेकिन लास्ट में सकता है कहा गया, तो इसलिए हम यहाँ पे मान लेंगे ये लड़का है, तो इसलिए ही लिखेंगे। तो ही सेड। अब उसके बाद की के लिए दैट का यूज़ किया जाता है। हालांकि सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस प्रकार का, उसी हिसाब से यहाँ पे दैट या सो या टू या जो भी कंजंक्शन आते हैं वो लगेंगे, लेकिन इस जगह पे दैट लगेगा क्योंकि बाद वाला सेंटेंस जो है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए। तो असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होने की वजह से ऐसा हम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर सेंटेंस में कह रहे हैं वह, तो वह एक लड़के के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ सख्ती लिखा होता तो हमेशा शी कहते। अगर ये लिखा होता कि वह कभी भी आ सकती है तो हम मान लेते वह लड़की है, तो इसलिए यहाँ शी करते। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वह कभी भी आ सकता है, तो हम लड़का मान रहा है, तो हम भी उसी तरीके से इसको चेंजेस करेंगे कि वह कभी भी आ सकता है। ठीक। अब सेंटेंस में हम लिखेंगे ही माइट कम। माइट जो है पास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रूल, जहाँ पे बताया था मैंने कि दैट के बाद जो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, दैट के पहले दिए गए सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग होता है। फिर से समझ लीजिए बात को कि दैट के बाद जो सेंटेंस मिलने वाला है वो सेंटेंस दैट के पहले वाले सेंटेंस के टेंस के आधार पर ही टेंस बदला जाता है। तो अगर पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है तो बाद वाला भी पास्ट में होगा, पहले वाला प्रेजेंट में है तो ये डिपेंड करेगा इसके प्राकृतिक पर। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए यहाँ पर मे नहीं बल्कि माइट लगाया गया है, क्योंकि यहाँ सेड लिखा है, यहाँ पर ये वजह है। तो ही माइट कम एनी टाइम, इस तरह सेंटेंस हम लोग यहाँ ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में कहना है कि मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसकी सहायता की आशा कर सकता हूँ। अब यहाँ पे परमिशन है, एक तरीके की उम्मीद है कि मतलब पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है कि वो सहायता मेरी करे और हो भी सकता है कि वो ना सहायता मेरी करे। तो इस तरीके के सेंटेंस में उसने ये बात जब पूछी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कंडीशन को मान के चलेंगे और हम बोलेंगे बात को कि मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसकी सहायता का आशा कर सकता हूँ। तो जब पूछा तो पहले ये इंट्रोगेट कर गया, मतलब सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव बन गया, क्योंकि पूछ रहा है, बता तो रहा नहीं है, कहा तो है नहीं उसने। तो इस चीज़ से आप समझ जाओगे इसको इंट्रोगेटिव है। दूसरी चीज़, इसमें पूछा कहा गया है, पूछता है नहीं, मतलब प्रेजेंट नहीं कह रहा है, पास्ट की ही बात कर रहा है कि पास्ट में उसने किसी बात को पूछा और वो बात उसने वहाँ पे जानने की कोशिश की और फिर कहा कि इफ़ आई माइट होप फॉर हिज हेल्प। इस तरह सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। अब हो सकता है कुछ लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो गई कि सेंटेंस कैसे चेंज हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप फिर से समझ लीजिए। इसमें दो चीज़ें इंक्लूड है, अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा समझने में समय लगेगा। कठिन नहीं है बट समय लगेगा थोड़ा समझने में। पहला तो ये कि जब यहाँ पे कहा गया कि मैंने उससे पूछा, तो पूछने के लिए हम लोग आस्क्ड कहेंगे। पूछ रहा नहीं है, कंटिन्यू में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट की बात कर रहा है। मैंने उससे पूछा तो आई आस्क्ड हिम, इस तरह से बात को कहा गया, तो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। जब सेंटेंस में शुरुआत में कोई भी इंट्रोगेटिव की बात समझ में आ जाती है, हमें लगता है कि वो पूछा गया है यानी को इंट्रोगेट कर रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो एक सेक्शन आता था की वाला हटाकर उसकी जगह दैट नहीं लगाते हैं। तब यहाँ पे अंग्रेजी इसकी हम दैट नहीं बल्कि लगाएंगे इफ़। इफ़ की जगह हम लोग वेदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेदर यहाँ पे हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यूज़ कर रहे हैं। इसमें कोई चूज़ करने में कोई एक स्पेशल चीज़ें नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ कर दीजिए। आपको इफ़ अच्छा लगता है इफ़ यूज़ कर दीजिए, आपको वेदर अच्छा लगता है WETHER तो आप वेदर यूज़ कर दीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपको इफ़ यूज़ करना है या वेदर, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इफ़ छोटा सा लग रहा होगा आपको, आसान लग रहा होगा, तो आप ये आसानी, तो ये चीज़ आप यूज कर दीजिए यहाँ पे। दूसरा सेंटेंस बाद वाला जो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसमें क्या की अंग्रेजी के लिए हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि इफ़ जो है लिख दिया जब
तो ये पूछने वाली बात को इसने समाहित कर लिया, यानी अपने आप में इस चीज़ को इसने ट्रांसलेट कर लिया है। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे आई के बाद माइट, यानी उम्मीद करने की आशा हम कर रहे हैं, श्योर नहीं है। आई कुड कहते तो हम श्योर हो गए, बट आई माइट कह रहे हैं तो हम श्योर नहीं है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो मेरी सहायता करे या ना करे। आस्क्ड होने की वजह से यहाँ पर हम लोगों ने इसे मे का माइट कर दिया है। आस्क्ड जो है वो ये बात बता रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इफ़ के पहले जो सेंटेंस दिया गया है वो पास्ट में है, इसलिए जो डिपेंडेंट सेंटेंस है यानी इस पर डिपेंडिंग क्लॉज जो आएगा वो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसी के टेंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो यहाँ पे मे नहीं बल्कि माइट लगाया जाएगा और होप फॉर हिज हेल्प, उसके सहायता की आशा, इस तरह सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है, अब उद्देश्य प्रकट करने के लिए जब भी हमें कभी दिखाना हो कोई ऐसा पर्पज़, पर्टिकुलर पर्पज़ कि जहाँ पर वो काम ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाए, तो भी हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस को कह रहे हैं कि उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो जाए। दोनों ही बातें पास्ट में कह रहा है, मतलब अभी तो उसने नहीं किया, बहुत पहले किया है। तो सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम की, सो दैट ताकि ही माइट पास, वह पास हो सके। दोनों ही बातें पास्ट में हैं, यानी उसने मेहनत पास्ट में की, हमने बात जब बताई तो वो पास्ट में बताई कि उसने कठिन परिश्रम की थी ताकि वो पास हो जाए। तो उस बात को बताने के लिए हम मे नहीं अब यहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे, इसी तरह से ट्रांसलेट होगा। तो पहले वाले सेंटेंस में उसने कठिन परिश्रम किया यानी पास्ट में किया, तो हम लिख देंगे ही वर्कड हार्ड, वर्कड देखिए सेकेंड फॉर्म वर्क की, और ताकि के लिए सो दैट लगाया जाता है, सो दैट लिख दिया, और फिर पास हो जाए उम्मीद पर डिपेंड कर रहा है तो इसलिए मे का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइट कहते हैं क्योंकि पास्ट में पूरा सेंटेंस कहा जा रहा है इस वजह से। तो हो जाएगा सेंटेंस कि इट ही माइट पास, तो इस तरह सेंटेंस ट्रांसलेट होकर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सभी को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आप नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं जो कि यूज़ ऑफ विल, ये आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ाऊंगा, इसके तुरंत बाद ही नेक्स्ट एपिसोड आपको देखा जाएगा। आप प्लेलिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अभी तक इसे यहाँ पर क्विट कर रहा हूँ, और इसके आगे का वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में बनाता हूँ। आगे का इसका ट्यूटोरियल नेक्स्ट पार्ट में आप इसे देखोगे। बाकी इसके रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूज़न होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, उसे आप कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर मुझे बताएं। वीडियो को आप सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बहुत से बच्चे हैं देखते हैं वीडियो को ना तो लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, इससे जो होता है थोड़ा सा वीडियो बनाने की स्पीड स्लो हो जाती है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट करके चलें कि वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। साथ ही आपको अगर इसके रिलेटेड जो ई बुक पढ़नी है, इसके रिलेटेड आपको जो क्वेरीज़ हैं या आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए है, तो आप इस गिवन वेबसाइट पर लॉगिन करें। यूट्यूब के अलावा भी यानी वेबसाइट है ये, और गूगल जीमेल के थ्रू आप इसे गूगल के थ्रू जा सकते हैं, सॉरी सर्च इंजन के थ्रू आप वहाँ जाके इस वेबसाइट पे जाएं। काफ़ी कुछ आपको ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस। तो आई होप कि आज की क्लास आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने को मिली होंगी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।